हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स के मनी चैप्टर को कवर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लास्ट सेशन मैंने आपको इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के बेसिस पर प्रोवाइड किया था, जिसमें हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम को भी समझा, आई होप कि आपने वो बहुत अच्छे तरीके से सुन लिया होगा एंड समझ लिया होगा। आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्लाई ऑफ मनी को आगे कंसीडर करेंगे। देखते हैं कि इसमें हमें और क्या बता रखा है। तो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है? देखो देखो, जो ये सप्लाई ऑफ मनी है वो एक स्टैटिक कंसेप्ट है, इसलिए हम इसे, जैसे हमने अर्लियर कुछ फ्लोज और स्टॉक के कंसेप्ट्स पढ़े हैं, बिल्कुल उसी तरीके को ध्यान में रखते हुए हम कहेंगे कि ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक होता है उसे हम स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। तो इट मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन विच इज हेल्ड बाय पब्लिक और यूजर्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये पैसे का वो कुल स्टॉक है जो कि सर्कुलेशन में है, जो कि आम जनता के द्वारा होल्ड किया हुआ है, विच इज हेल्ड बाय पब्लिक। और वो पब्लिक, वो आम जनता जो है, वो इस पैसे के स्टॉक को यूज करती है। और जब हम इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टडी करते हैं तो दैट इज नोन एज सप्लाई ऑफ मनी। अब हमें सिर्फ इसमें पब्लिक को ही क्यों कवर करना पड़ा? हमने बाकी को, गवर्नमेंट को या बैंक्स को क्यों नहीं कवर किया है? देखो, अगर आपको याद हो तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि स्टॉक और सप्लाई में फर्क होता है, कि एक प्रोड्यूसर जितना उसके पास स्टॉक होता है वो उसी में से ही सप्लाई करता होता है गुड्स की, स्टॉक से ज्यादा वो सप्लाई नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, जो बाकी के डिफरेंट बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर एक्चुअली दी प्रोड्यूसर्स। वो तो बैंक्स जो हैं वो नोट छापते हैं ना, आरबीआई, तो वो बैंक्स वगैरह या जो भी हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो तो भाई प्रोड्यूसर ऑफ मनी है, वो तो नोट छापने वाले हैं। तो उनके द्वारा तो वो स्टॉक है, वो उस स्टॉक में से सप्लाई करते हैं मनी की। तो सप्लाई ऑफ मनी, इसका मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं स्टडी किया जा सकता। इसका मतलब जो सप्लाई ऑफ मनी है वो हम आम पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे कि पब्लिक के पास जो पैसा है जो कि सर्कुलेशन में है, जब हम उसे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टडी करते हैं तो दैट विल बी नोन एज द सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ मनी, दैट इज द मनी possessed by government or different banks or financial bodies is the part of stock, not the supply of money। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं कि इस सप्लाई ऑफ मनी को, मतलब लोगों के पास क्या पैसा है, कैसा है इकोनॉमी में पैसा, किसके पास कितना है, इसको किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। देखो, इंडिया में मनी की सप्लाई को मेजर करने के लिए हमें 4 कैटेगरीज बता रखी हैं। एंड दिस क्लासिफिकेशन, और ये जो कैटेगराइजेशन है, दिस क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन अप्रैल 1977। तो 1977 के दौरान ये जो क्लासिफिकेशन है ये सामने आया था, और इसी के बेसिस पर हम अभी भी मेजरमेंट ऑफ द मनी सप्लाई करते हैं, जिसमें M1 और M2 की जो क्लासिफिकेशन है उसे हम बेसिकली नैरो क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं, और M3 और M4 जो है वो ब्रॉड क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जा सकता है। इन्हीं के साथ एक M0 नाम की क्लासिफिकेशन भी आती है, जिसे बेसिकली हाई पावर्ड मनी बोल दिया जाता है। तो देखते हैं ये M1, M2, M3, M4 ये चीजें क्या हैं। अगर हम सबसे पहले M0 की बात करें तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब जो पैसा सर्कुलेशन में है, मार्केट में है, इकोनॉमी में है, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। देखो, आरबीआई जो है वो एक सेंट्रल बैंक है। हम ये मनी का कंसेप्ट पूरा करने के बाद
बैंकिंग के कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सेंट्रल बैंक क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे, और एक कॉमर्शियल बैंक क्या होता है ये भी समझेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या बता रखा है कि आरबीआई के पास बैंक्स ने अपने खाते खुलवाए थे। जैसे हम आम जनता जो है बैंक के पास जाकर अपना खाता ओपन करवाती है, लाइक मैं HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करवा लूँ, ICICI में बैंक ओपन करवा लूँ, या सिंडिकेट बैंक में अगर मैं अकाउंट ओपन करवा लेती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये बात बताई जा रही है कि बैंकर्स, अब बैंक भी तो अपना खाता किसी के पास खुलवाएंगे ना, जो सारी की सारी इकोनॉमी को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो उसके पास, उस सेंट्रल बैंक के पास अपने कुछ डिपॉजिट्स करवाते हैं, मतलब अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो वो बैंकर्स डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स जो हैं आरबीआई के, वो सब M0 में कवर किए जाते हैं। तो इसीलिए इसको हाई पावर्ड मनी मॉनेटरी बेस या बेस मनी भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम इसमें मनी में इन सब को कवर कर रहे हैं तो इसमें तो सारा का सारा ही टोटल आ गया कि आरबीआई को ये पता चल रहा है ना, बैंक को, सेंट्रल बैंक को, कि कितना टोटल पैसा है जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। तो इसीलिए इट इज द मॉनेटरी बेस ऑफ द इकोनॉमी। इसमें सब कुछ, करेंसी इन सर्कुलेशन तो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया, और ये सब बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। तो इसलिए M0 एक हाई पावर्ड मनी की डेफिनेशन कहा जाता है कि ये सबसे टॉप मोस्ट है। अब अगर हम बात करें M1 की, जो कि हमने नैरो क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा, तो ये क्या होता है, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद दी बैंक्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स कौन कौन सी हैं, वैसे आगे भी मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पर भी बता दिया, करंट और सेविंग अकाउंट जो ओपन करवाए हुए होते हैं बैंक्स के पास, उन्हें हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑन डिमांड चेक्स वगैरह के थ्रू हम उन्हें विड्रॉ कर सकते हैं या हम उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। तो इसलिए इन्हें डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है, जो पैसा करंट और सेविंग अकाउंट्स में जमा होता है। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, इसे M1 की डेफिनेशन में कवर किया गया है। C स्टैंड्स फॉर द करेंसी फॉर विद द पब्लिक, एंड DD स्टैंड्स फॉर द डिमांड डिपॉजिट्स, और OD जो है वो अदर डिपॉजिट्स को डिनोट कर रहा है। अब ये जो C फॉर करेंसी विद पब्लिक है, इसमें क्या आ जाता है, अगर हम इसके थ्रू मेजर करना चाहें, अगर हम M1 के थ्रू मेजर करना चाहें कि मनी की सप्लाई कितनी है, तो इसमें क्या क्या कवर किया जाता है। इसमें कॉइन्स और करेंसी या पेपर नोट्स कवर किए जाते हैं। इसमें करंट एंड सेविंग अकाउंट्स के डिपॉजिट्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड और एनकैश्ड यूजिंग चेक्स, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया, ये कवर किए जाते हैं। एंड OD यानी कि अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जिसमें क्या क्या है, डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे IDBI बैंक, मतलब जितने भी पब्लिकली है ना, गवर्नमेंट ओन्ड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन कंट्रीज के जो लोग हैं, अगर वो अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो उनके डिपॉजिट्स, प्लस जो फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स है जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह है, तो वो उनके द्वारा करवाए हुए डिपॉजिट्स जो हैं वो इसमें अदर डिपॉजिट्स में कवर किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक है डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे IMF है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, मॉनेटरी फंड है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनके अगर अकाउंट्स हैं, उनके द्वारा करवाए हुए डिपॉजिट्स हैं आरबीआई में, तो उन्हें अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में कवर किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द M1 डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी सप्लाई। अब देखो इसमें ना एक वही नोट है, मिलता जुलता नोट है, जो कि हमने अभी अभी सप्लाई ऑफ मनी के मीनिंग में भी देखा था, कि स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट विद आरबीआई एंड दी बैंकिंग सिस्टम्स डिपॉजिट विद आरबीआई आर नॉट इंक्लूडेड इन अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो सप्लायर्स ऑफ मनी है, ये तो स्टॉक होल्डर है, तो इनके पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो एक्चुअली सर्कुलेशन में नहीं है। तो इसलिए हमने इनके जो डिपॉजिट्स आरबीआई के पास पड़े हैं उन्हें अदर डिपॉजिट्स में कंसीडर नहीं करना है। अब अगर हम आगे बढ़ें और हम M2 के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना चाहें कि कितनी मनी सप्लाई है,
तो ये किसके बराबर है, M1, जो कि हमने अभी अभी क्लियर किया। जब हम M1 में सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, देखो पोस्ट ऑफिस में भी जैसे हम बैंक्स में अपना खाता खुलवा सकते होते हैं ना, सेविंग अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से डाक खाने में भी, पोस्ट ऑफिस में भी हम सेविंग डिपॉजिट्स ओपन करवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। तो जब हम सेविंग डिपॉजिट्स को ऐड कर देंगे M1 की डेफिनेशन में, तो वो M2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई ऑफ मनी कंसीडर की जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें अब M3 की तरफ, M3 क्या है, तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, जितना भी हमारे इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम है, अगर उनमें लोगों ने टर्म डिपॉजिट्स करवाए हुए हैं, एफडीज करवाई हुई हैं। एफडी क्या है, टाइम पीरियड के बेसिस पर करवाने जाने वाला डिपॉजिट ही है ना। 1 साल की एफडी करवाई है, 2 साल की एफडी करवाई है। तो जब हम उन टर्म डिपॉजिट्स को भी, पहले तो हमने सिर्फ डीडी को कवर किया था, डिमांड डिपॉजिट जो करंट और सेविंग अकाउंट्स में पैसा जमा था, लेकिन अब हम टर्म डिपॉजिट्स को भी जब कवर कर रहे हैं साथ में, तो उसे हम M3 के बेसिस पर कवर की जाने वाली मनी की सप्लाई कहेंगे। और इसी वजह से ही अब देखो एक चीज और आपने नोट की होगी कि जैसे जैसे हम M1 से M2, M2 से M3 की तरफ आते जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ना और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, मतलब मेजरमेंट जो है वो और ज्यादा ब्रॉड होती चली जा रही है। तो इसीलिए ना ये भी कह सकते हैं कि M1 लिक्विड है, M2 उससे कम लिक्विड है, देन M3 उससे कम लिक्विड है। तो लिक्विडिटी मोस्ट लिक्विड जो है वो M1 है। जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन को और बढ़ाते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे लिक्विडिटी कम होती चली जा रही है। लेकिन अगर हम मनी की सप्लाई को कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी क्लासिफिकेशन और ज्यादा ब्रॉड होती चली जा रही है। इसीलिए M3 को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री भी कहा जाता है, कि कुल कितने मौद्रिक रिसोर्सेज हैं, कितने मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं, वो M3 के जरिए हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम अब लास्ट में M4 की डेफिनेशन को कवर करें, कैटेगरी को कवर करें, तो M4 हमें क्या कहता है, M4 हमें ये कह रहा है कि M3 में, यानी कि जो ये हमने अभी अभी पढ़ा, इसमें अगर हम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स जो हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस की, डाक खाने की सभी जमाओं को, ऑल डिपॉजिट्स को ऐड करने, देखो उसमें तो हमने सेविंग डिपॉजिट्स को कवर किया था, लेकिन अगर आपने सुना हो तो पोस्ट ऑफिस में ये NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, KVP किसान विकास पत्र, इस तरह की सेविंग स्कीम्स भी हैं। जिस तरह से हम बैंक्स में FDs करवाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी कुछ टर्म के बेसिस पर करवाई जाने वाली डिपॉजिट्स होती हैं। जब हम पोस्ट ऑफिस की इन डिपॉजिट्स को भी ऐड कर लेते हैं, तो वो M4 कैटेगरी बन जाती है मॉनेटरी सप्लाई की। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब क्लासिफिकेशंस, ये सब कैटेगराइजेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। चलिए अब हल्का सा एक डिफरेंस देखते हैं कि मनी और हाई पावर्ड मनी में क्या डिफरेंस है। देखो मनी का मतलब हमने क्या देखा, मनी का मतलब हमने देखा R+D। R का मैं मतलब कहूंगी सिंपल C से, करेंसी से, जिसमें हमने पेपर नोट्स और कॉइन्स विद द पब्लिक, मतलब लोगों के पास कितना पैसा है उसको स्टडी किया, और डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बन गया डिमांड डिपॉजिट्स। लेकिन जब हम हाई पावर्ड मनी की बात करते हैं, जो हमने M0 में स्टडी किया, तो उसमें हमने क्या क्या कवर करना है, तो उस वक्त R जो है, मतलब जो पब्लिक के पास पेपर नोट्स या कॉइन्स की फॉर्म में पैसा है, रिजर्व है, उसे तो कवर किया ही है, लेकिन साथ में हमने कैश रिजर्व्स, नकद कोष जो हैं बैंक्स के, RBI के पास, आपने अगर ध्यान दिया हो तो M0 की डेफिनेशन में हमने ये चीज देखी है कि RBI के पास दूसरे बैंकर्स के जो डिपॉजिट्स हैं, तो वो कैश रिजर्व्स RBI के पास हो गए ना बैंक्स के। तो जब हम उसको भी कवर कर लेते हैं, तो वो हमारा हाई पावर्ड मनी बन जाता है। और अगर अब हम बात करें कि पैसा कौन सप्लाई करता है, आफ्टर डिस्कसिंग दिस मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी,
अगर हम अब ये जिक्र करना चाहें कि भाई इकोनॉमी में कौन है जो पैसा सप्लाई कर रहा है, तो हमारे पास हमारे दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है बैंक, कि बैंक करता है ना। तो जनरली मनी इज सप्लाइड बाय द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंक्स इन एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था में जो पैसा है वो आम तौर पर सरकार के द्वारा, जो सेंट्रल बैंक है मतलब आरबीआई इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन बैंक जो है एपेक्स बैंक, और जो बाकी के और वाणिज्य बैंक आ गए जिसमें हम कहेंगे डोमेस्टिक बैंक्स भी कवर हो जाते हैं, हमारे फॉरेन बैंक्स भी कवर हो जाते हैं। तो वो सारे के सारे, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे सिंडिकेट बैंक है, तो ये हमारे कुछ कॉमर्शियल बैंक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इन सब के कलेक्टिव एफर्ट्स से ही मनी सप्लाई होता है। अब इन इंडिया आरबीआई हैज द मोनोपोली टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, सभी डिनोमिनेशन के, चाहे वो 100 हैं, चाहे वो 100 के हैं, चाहे वो 500 के हैं, चाहे वो 2000 का नोट है, सब के सब को इशू करने की मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से समझ के आए हो। तो ये सारी की सारी मोनोपोली किसके पास है? सिर्फ एक ही बैंक के है जो कि सेंट्रल बैंक है जिसका नाम आरबीआई है, उसके पास है। एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, 1 रुपए का नोट जो है ना वो आरबीआई के पास नहीं है, उसकी मोनोपोली। तो 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? 1 rupee note is issued by the Ministry of Finance but distributed by RBI through commercial banks। जो 1 रुपए का नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है मतलब जो उनका वित्त मंत्रालय है, उनके द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि लोगों तक कैसा पहुंचता है पैसा, फिर तो वो आरबीआई के थ्रू ही पहुंचता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही ये पैसा पहुंच जाता है। मतलब जब भी कोई नई करेंसी छपती है, नए नोट जारी होते हैं, तो उस केस में जो पैसा है वो सबसे पहले बैंक्स के पास आता है ना। फिर जब लोग धीरे धीरे एटीएम्स के थ्रू या डे टू डे ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर जब बैंक से मिलते हैं, ट्रांजैक्ट करते हैं, पैसा निकलवाते हैं, तो वो नई करेंसी जो है वो धीरे धीरे फिर मार्केट में सर्कुलेशन में आती चली जाती होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सेशन समझ में आया यहाँ तक का। एक लास्ट टॉपिक जो मैंने कवर किया है आज के सेशन के लिए और जिसके साथ हमारा मनी का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, वो है व्हाट इज एन आइडल सप्लाई ऑफ मनी। अब हमने ये बात देख ली कि कौन जारी करता है और पैसा जो है किस सिस्टम को फॉलो करते हुए, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम जो है वो कौन से सिस्टम को फॉलो करता है बेसिकली पैसे को जारी करने के लिए। तो क्या एक आइडल सप्लाई ऑफ मनी होनी चाहिए? आदर्श, इट इज दैट मनी सप्लाई विच इज रिक्वायर्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। देखो, पैसे की जरूरत क्यों है? पैसे की जरूरत इसलिए है ताकि लोग गुड्स और सर्विसेज खरीद सकें, कंज्यूम कर सकें। तो अगर उन्होंने इन गुड्स की या सर्विसेज की कंजम्पशन करनी है तो उन्हें बदले में पैसा चाहिए। तो पैसा इसीलिए चाहिए ना, ताकि जो चीज बनकर तैयार हुई है, जो चीज प्रोड्यूस हुई है, वो कंज्यूम की जा सके। तो जितनी बनकर तैयार हुई है उतने के हिसाब से मनी सप्लाई होनी चाहिए। अगर उससे कम या उससे ज्यादा होगी तो हमें मार्केट में एक तरीके से हम कहेंगे डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जो कि प्रॉब्लम्स हम आगे आने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में देखेंगे भी। तो यहाँ हल्का सा जो आपको एक इंट्रोडक्शन सा दिया गया है, वो क्या दिया गया है? दिस सप्लाई कीप्स द टोटल डिमांड इक्वल्स टू टोटल सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है, मतलब जितने लोग डिमांड कर रहे हैं जितनी भी कमोडिटीज की, उसी के हिसाब से उतने ही प्रोड्यूसर जो हैं वो गुड्स और सर्विसेज जो हैं जनरेट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सप्लाई, मॉनेटरी सप्लाई ऐसी होनी चाहिए जो इन दोनों को इक्विलिब्रियम में रख सके, इन दोनों के बीच बैलेंस बना सके, सो दैट ताकि ना ही इन्फ्लेशन और ना ही डिफ्लेशन जैसी प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में एग्जिस्ट करें। मतलब ना ही तेजी का, ना ही हमें मंदी का दौर देखने को मिले। तो इस तरह की आइडल सप्लाई ऑफ मनी होनी
चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा ये सेशन रहा, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर भी कवर अप हुआ, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रहा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया। जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्योंकि अभी आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें हम बहुत कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कस करने वाले हैं। काइंडली लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।